हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे सीए फाइनल सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल सेट बी कॉस्टिंग का चैप्टर नंबर 4 जो है स्पेशलिस्ट कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स। ये एक थियरी सेशन होगा। हम इस वीडियो में इस चैप्टर का सारा थियरी पार्ट और सारे थियरी क्वेश्चंस कवर करेंगे। मैंने इस चैप्टर के सारे प्रैक्टिकल सम्स पहले ही एक अलग वीडियो में अपलोड कर दिए हैं। वो प्रैक्टिकल्स एक सेपरेट चैप्टर के रूप में भी अपलोडेड हैं और एक मैराथन वीडियो के रूप में भी अवेलेबल हैं जिसमें पूरा सेट भी कवर किया गया है। वो मैराथन वीडियो ऑलमोस्ट 12 आवर्स का है, तो प्रैक्टिकल पार्ट समझने के लिए आप वो वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ हम सिर्फ थ्योरी पार्ट पर फोकस करेंगे। अब जब आप इस चैप्टर को देखते हैं तो इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, टारगेट कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, थ्रूपुट अकाउंटिंग, थियरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट पर जो है कॉस्ट कंट्रोल। देखिए, कंपनी में प्रॉफिट बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? या तो हम सेल्स इंक्रीज करें या फिर हमें कॉस्ट रिड्यूस करनी पड़ेगी, कॉस्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो पहला टॉपिक है कॉस्ट कंट्रोल। इसके नाम में ही कंट्रोल है, मतलब हम कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे। हम कॉस्ट को पुश करके एक सर्टेन लेवल के नीचे रखने की कोशिश करेंगे। हमें इसे कंटेन करके रखना है, मेंटेन करना है। हम इसे पुश कर रहे हैं। अगर हम पुश करना बंद कर देंगे तो ये वापस हाई लेवल पर चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि कॉस्ट कंट्रोल एक टेम्परेरी प्रोसेस है। क्योंकि हमें कॉस्ट कंट्रोल करना है, हम एक टारगेट सेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि कॉस्ट उस लेवल के नीचे ही रहे। हम कंटिन्यूअस कंपैरिजन करते हैं एक्चुअल कॉस्ट का और उस टारगेट कॉस्ट का जो हमने फिक्स किया है, और फिर हम उसे कंट्रोल करते हैं। जैसा हमने देखा, ये टेम्परेरी है और हमारा एम है इसे टारगेट के नीचे मेंटेन करना। ये टारगेट लेवल एक्सटर्नल पर्पस के लिए भी डिसाइड हो सकता है या इंटरनल पर्पस के लिए भी। एक्सटर्नल का मतलब है कि हम इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखकर टारगेट डिसाइड करें, लेकिन जब हम इंटरनल की बात करते हैं तो हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मैकेनिज्म या बजटरी कंट्रोल मैकेनिज्म यूज करते हैं। इन बेंचमार्क्स को यूज करके हम कॉस्ट को एक सर्टेन लेवल के नीचे रखते हैं। ये है कॉस्ट कंट्रोल का मीनिंग। इसमें हम कोई वैल्यू एडेड एक्टिविटी चेंज नहीं करते, किसी एक्टिविटी को एलिमिनेट नहीं करते, हम बस कॉस्ट को एक लिमिट में रखने की कोशिश करते हैं। अब कॉस्ट कंट्रोल इंप्लीमेंट करने के लिए प्री रिक्विजिट्स क्या हैं? क्या चीज़ पहले से अवेलेबल होनी चाहिए? सबसे पहले एक पर्सन होना चाहिए जो उस कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। एग्जाम्पल के लिए, रॉ मटेरियल परचेज और प्राइस के लिए परचेज मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आप उसके साथ मिलकर काम कर सकते हैं और परचेज कॉस्ट कम करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे ही नहीं सकते। दूसरा, एक अग्रीड प्लान होना चाहिए कॉस्ट रिड्यूस और कंट्रोल करने के लिए। मोटिवेशन होना चाहिए एम्प्लॉयज़ के लिए ताकि वो कॉस्ट कंट्रोल करें। ये मोटिवेशन फाइनेंशियल हो सकता है या नॉन फाइनेंशियल भी। आप इंसेंटिव या बोनस दे सकते हैं अगर वो टाइमली और एफिशिएंटली काम करें। इफेक्टिव रिपोर्टिंग होनी चाहिए। जो लोग कॉस्ट कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनसे प्रॉपर रिपोर्ट्स मिलनी चाहिए। रिकमेंडेशन भी होनी चाहिए कि कौन से एरियाज में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, और फिर उस रिकमेंडेशन पर एक्शन लिया जाना चाहिए, स्पेशली वीक स्पॉट्स पर। फाइनली, एक इफेक्टिव फॉलोअप सिस्टम होना चाहिए चेक करने के लिए कि क्या उन्होंने एक्चुअली रिकमेंडेशन फॉलो की है और इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं। ये था कॉस्ट कंट्रोल का कॉन्सेप्ट जो कि टेम्पररी होता है। अब अगला टॉपिक है कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन जैसा नाम से ही पता चलता है, हम यहाँ कॉस्ट को रिड्यूस कर रहे हैं, कंट्रोल नहीं। हम इसे पुश करके नीचे नहीं रख रहे, बल्कि हम परमानेंटली कॉस्ट को कम कर रहे हैं। तो कॉस्ट रिडक्शन परमानेंट है, जबकि कॉस्ट कंट्रोल टेम्परेरी था। ये यूनिट कॉस्ट यानी पर यूनिट कॉस्ट में एक रियल और परमानेंट रिडक्शन है। हम कॉस्ट रिडक्शन में पर यूनिट कॉस्ट को टारगेट करते हैं। ये हम कैसे करेंगे? हम कॉस्ट रिड्यूस करते हैं इकोनॉमीज के थ्रू। इकोनॉमीज का मतलब है प्रोडक्ट या कंपोनेंट की स्टैंडर्डाइजेशन करना। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए हम एक कार मैन्युफैक्चरर हैं और हम काफ़ी सारे अलग अलग मॉडल्स बनाते हैं। हर मॉडल एक अलग कार है, लेकिन हम सारी कार्स के लिए डोर हैंडल्स एक ही सिंगल सप्लायर से परचेज कर सकते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं? ये डोर हैंडल एक स्टैंडर्ड कंपोनेंट बन जाएगा, तो हमारी कंपनी की सारी कार्स में सेम डोर हैंडल, सेम स्टैंडर्ड पार्ट लगेगा। जब आप ये पार्ट्स बल्क में मैन्युफैक्चरर से खरीदेंगे तो आपको बल्क डिस्काउंट मिलेगा। तो जब आप पर यूनिट बेसिस पर देखेंगे तो कार की कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। इस तरह आप स्टैंडर्ड कंपोनेंट यूज कर सकते हैं, या फिर आप सेविंग्स इन कॉस्ट कर सकते हैं। आप एनालाइज कर सकते हैं कि कंपनी के हर फंक्शन में क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कहाँ हम कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं, कहाँ एक्टिविटीज़ कम कर सकते हैं और क्या अननेसेसरीली किया जा रहा है। ऐसे आप मैन्युफैक्चरिंग और एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ एनालाइज करके कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। मेन गोल ये है कि कॉस्ट को ऑप्टिमल लेवल तक रिड्यूस करना है, मोस्ट एडवांटेजियस लेवल तक कॉस्ट को लेकर जाना है, जिसके नीचे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना पॉसिबल ही ना हो। जितना रिड्यूस करना पॉसिबल है उतना हमें रिड्यूस करना है, और ये परमानेंट होना चाहिए।
इसके लिए आपको एक कॉस्ट रिडक्शन टीम रखनी होगी। वो साल भर इसी सेम पर्पस के लिए काम करेंगे। हर रोज उनका काम कॉस्ट रिडक्शन ही होगा। कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम के लिए आपको कॉस्ट बेनिफिट अप्रोच रखना चाहिए। अगर आप कॉस्ट रिड्यूस कर रहे हैं तो देखिए कि ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं। बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होंगे, लेकिन हमें वो ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करना है जो सबसे ज्यादा रिटर्न दे। और क्योंकि ये चेंजेस परमानेंट हैं तो हमें चेंज मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हमें उस चेंज को लॉन्ग पीरियड तक मेंटेन करना है। हमें वापस पुरानी सिचुएशन यानी पहले वाली स्थिति में रिवर्ट नहीं होना है। स्कोप ऑफ कॉस्ट रिडक्शन। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ कॉस्ट रिडक्शन की कि हम कॉस्ट को कहां-कहां रिड्यूस कर सकते हैं। इसका सबसे पहला पार्ट है प्रोडक्ट डिजाइन। प्रोडक्ट डिजाइनिंग का मतलब है कि हम प्रोडक्ट का डिजाइन स्क्रैच से डेवलप करेंगे। इसमें हमें देखना होता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है और मार्केट में क्या पार्ट्स अवेलेबल हैं। इन सब चीजों को ऐड करके हमें प्रोडक्ट डिफाइन करना होता है। प्रोडक्ट डिफाइनिंग फेज में कॉस्ट रिडक्शन की हाई पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि डिफाइनिंग फेज में ही हर प्रोडक्ट के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D किया जाता है। यहाँ हमारा काफी एक्सपेंस होता है, इसलिए यहाँ एक्सपेंसेस कम करने का स्कोप भी ज्यादा है। जब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस को टारगेट करते हैं तो याद रखिए कि प्रोडक्ट की पूरी लाइफ का 80% कॉस्ट इसी फेज में इनकर हो जाता है। अगर आप डिजाइनिंग फेज में ही कॉस्ट को रिड्यूस कर लेते हैं तो ये बेनिफिट प्रोडक्ट की पूरी लाइफ साइकिल तक फिल्टर होता रहेगा। आप प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल के दौरान इसका फायदा उठा सकते हैं, जैसा कि ग्राफ में दिखाया गया है। अगला पॉइंट है कि हमें एफिशिएंट डिजाइनिंग करनी चाहिए। एफिशिएंट डिजाइनिंग का क्या मतलब है? इसका मतलब है हम चीपर सब्स्टिट्यूट्स यूज कर सकते हैं, जैसे कोई सस्ता रॉ मटेरियल या स्पेयर पार्ट जो कॉस्ट कम करे। हमें हायर यील्ड पे फोकस करना चाहिए, यानी कम क्वांटिटी और वैरायटी ऑफ मटेरियल से ज्यादा आउटपुट। एग्जाम्पल के लिए अगर आप 1 kg रॉ मटेरियल ए यूज करते हैं और उससे 2 kg वेस्ट निकलता है, लेकिन अगर आप 2 kg रॉ मटेरियल बी यूज करते हैं और उससे 10 kg फिनिश्ड गुड्स बनते हैं, तो रेशियो बेसिस पे देखें तो मटेरियल बी हमें ज्यादा यील्ड दे रहा है। इसीलिए हमें वही यूज करना चाहिए। हमें मटेरियल की क्वांटिटी और वैरायटी को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपने मटेरियल यूसेज वेरिएंस पढ़ा होगा, बस वही हमें रिड्यूस करना है। हमें कम मटेरियल यूज करके हाई आउटपुट प्रोड्यूस करना है ताकि कॉस्ट रिड्यूस हो सके। ये सब बातें हमें प्रोडक्ट डिजाइन करते वक्त ही ध्यान में रखनी चाहिए। डिजाइन फेज में ही प्रोडक्ट को ऐसे डिफाइन करें कि ऑपरेशन का टाइम कम हो और प्रोडक्टिविटी बढ़े। कम टाइम में हमें ज्यादा प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने चाहिए। इसके बाद आता है स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन। अगर आपके पास बहुत सारी वैरायटीज हैं तो आपको सेल्स के लिए हर वैरायटी पे फोकस करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ 4 या 5 वैरायटीज हैं तो उन्हें मैनेज करना और फोकस करना आसान हो जाता है। इसी को हम सिंप्लीफिकेशन इन वैरायटी कहते हैं और इससे डिजाइनिंग फेज में कॉस्ट रिड्यूस होती है। ऑर्गेनाइजेशन। अब आते हैं ऑर्गेनाइजेशन पर। ऑर्गेनाइजेशन में आप कॉस्ट रिडक्शन को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, लेकिन जब आप नीचे दिए गए पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली कॉस्ट रिडक्शन अचीव होगा, जो कंपनी के प्रॉफिट में दिखेगा। सबसे पहले हर फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। जैसे मार्केटिंग या एडमिनिस्ट्रेशन, हर फंक्शन के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करनी चाहिए ताकि ओवरलैपिंग अवॉइड हो सके। अगर मार्केटिंग का काम है तो सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, कोई और पर्सन उसमें इंटरफियर ना करे। हर पर्सन या डिपार्टमेंट को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग से असाइन होनी चाहिए। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में सूटेबल कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होंगी और रिजल्ट में कॉस्ट भी कम होगी। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए। डाउट्स और फ्रिक्शन को रिमूव करना जरूरी है। अगर टॉप मैनेजमेंट लोअर लेवल एम्प्लॉयज से कुछ कह रहा है तो उन्हें वो बात प्रॉपरली समझ आनी चाहिए। एम्प्लॉयज को कॉस्ट रिडक्शन के लिए एनकरेजमेंट मिलना चाहिए। फैक्ट्री लेआउट और इक्विपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है फैक्ट्री लेआउट और इक्विपमेंट। फैक्ट्री लेआउट में हम कॉस्ट कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? आपको एनालाइज करना है कि एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट को कैसे यूटिलाइज किया जा रहा है। एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट को यूज करते वक्त हम वेस्टेज कैसे कम कर सकते हैं, ये देखना जरूरी है। मटीरियल में जो वेस्टेज होता है उसे पुरानी मशीनरी में कैसे रोका जाए, ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसके अलावा प्लांट का रिप्लेसमेंट और नई टेक्निक का इंट्रोडक्शन भी जरूरी हो सकता है। अगर पुराना प्लांट बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है और एफिशिएंट नहीं है तो आप नया प्लांट लगा सकते हैं। आप प्रोडक्शन के लिए नई टेक्निक्स ला सकते हैं और बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लान, प्रोग्राम एंड मेथड। प्रोडक्शन मेथड में कॉस्ट कैसे सेव करें ये हम यहां देखेंगे। हमें काम की प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए। मटेरियल और मैन पावर रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं उन्हें ऑप्टिमली यूज करें और इंश्योर करें कि कोई वेस्टेज ना हो। वेस्टेज का मतलब है ना टाइम वेस्ट हो ना पैसा वेस्ट हो। किसी को भी वेटिंग पीरियड में नहीं रखना चाहिए। सब कुछ लो कॉस्ट और प्रॉपर टाइमिंग के साथ होना चाहिए। लेबर के लिए जिसके लिए आप हर घंटे पे कर रहे हैं उनसे पूरा काम एक्सट्रैक्ट करना चाहिए। मैन पावर का वेस्टेज मिनिमम होना चाहिए। आइडल कैपेसिटी को रिड्यूस करना बहुत जरूरी है।
अगर आइडल कैपेसिटी होगी तो आप फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर नहीं कर पाएंगे, इसीलिए फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट करना चाहिए। इन्वेंट्री मैनेजमेंट और मेंटेनेंस के प्रोसीजर्स एफिशिएंट होने चाहिए। लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी चाहिए और उन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वो पर आवर ज्यादा प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर सकें। ओवरहेड एक्सपेंसेस जैसे एडमिनिस्ट्रेशन को भी रिड्यूस करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए आप बजटरी कंट्रोल सिस्टम यूज कर सकते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन तक एक्सटेंड किया जा सकता है। टूल्स एंड एग्जाम्पल। कॉस्ट रिडक्शन के लिए हम कौन से टूल्स यूज करते हैं? वैल्यू एनालिसिस, जो हम बाद में देखेंगे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, JIT और बैकफ्लश, ये हमने पिछले चैप्टर में देखा था। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग और टारगेट कॉस्टिंग भी अपकमिंग टॉपिक्स में कवर्ड हैं। अब आते हैं टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वाले पॉइंट पर, जहां कार का एग्जाम्पल दिया गया है। अगर हम सारे कार मॉडल्स के लिए डोर हैंडल एक ही सप्लायर से खरीदें तो इसे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कंपोनेंट कहा जाएगा। इससे कॉस्ट रिड्यूस होगी क्योंकि बल्क परचेजिंग से हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा मिलेगा। क्योंकि सिर्फ एक ही डोर हैंडल है तो इन्वेंट्री कंट्रोल आसान हो जाएगा और डिजाइन की कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाएगी। आप डिजाइन भी उस हिसाब से बना सकते हैं जो ऑपरेटर के लिए ईजी हो। डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। सबसे पहले समझते हैं कि कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन में क्या डिफरेंस है। कॉस्ट रिडक्शन का मतलब है कि आप कॉस्ट को परमानेंटली और रियलिटी में रिड्यूस कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कॉस्ट कंट्रोल में आप बस स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर करते हैं और वेरिएंसेस इन्वेस्टिगेट करते हैं। इसमें कॉस्ट परमानेंटली रिड्यूस नहीं होती, बस कंट्रोल होती है। कॉस्ट रिडक्शन में हम फिक्स्ड सेटिंग्स को रियलाइज करते हैं, जबकि कॉस्ट कंट्रोल टेम्परेरी सेटिंग्स पर बेस्ड है। कॉस्ट रिडक्शन की खासियत यह है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी रिटेन की जाती है, लेकिन कॉस्ट कंट्रोल में अगर आप कॉस्ट को एक लेवल से नीचे पुश करेंगे तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। कॉस्ट रिडक्शन में हम कॉस्ट कम करने की कोशिश करते हैं और किसी एक्चुअल डेटा से कंपेयर नहीं करते। हम कोई यार्डस्टिक नहीं रखते और स्टैंडर्ड कॉस्ट को एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन कॉस्ट कंट्रोल में आपके पास टारगेट होता है और आप वेरिएंसेस को इन्वेस्टिगेट करते हैं। कॉस्ट रिडक्शन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो हर रोज चलता है। इसके लिए एक कॉस्ट रिडक्शन टीम होती है जो 24/7 सिर्फ कॉस्ट रिडक्शन पर काम करती है। कॉस्ट कंट्रोल स्टैंडर्ड्स के कंप्लायंस पर बेस्ड होता है, बस स्टैंडर्ड्स फॉलो करना ही काफी है। कॉस्ट रिडक्शन एक डायनामिक अप्रोच है, जबकि कॉस्ट कंट्रोल लेस डायनामिक है। कॉस्ट रिडक्शन अचीव करने के लिए आप चाहें तो पूरा प्रोसेस चेंज कर सकते हैं। ये बिजनेस के सभी एरियाज में अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन कॉस्ट कंट्रोल आप सिर्फ कुछ कंपोनेंट्स में ही कर सकते हैं। कॉस्ट रिडक्शन में हम मोस्टली फ्यूचर कॉस्ट के बारे में सोचते हैं। अगर आप आज नई मशीनरी खरीदते हैं तो वो प्रोडक्ट की लाइफ टाइम तक सेविंग्स देगी, लेकिन कॉस्ट कंट्रोल में आप सिर्फ पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड और प्रेजेंट कॉस्ट इनकर्ड पर फोकस करते हैं। कॉस्ट रिडक्शन में आप सब्स्टिट्यूट्स और नए तरीके यूज कर सकते हैं कॉस्ट कम करने के लिए, लेकिन कॉस्ट कंट्रोल में आप सिर्फ एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड से कंपैरिजन करते हैं। तो ये था मेजर डिफरेंस कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल के बीच। टारगेट कॉस्टिंग, कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन। अब हम टारगेट कॉस्टिंग का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे। अगर आपने प्रैक्टिकल सम्स का वीडियो देखा है तो वहां मैंने टारगेट कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था, लेकिन यहां हम कॉन्सेप्ट्स की डेप्थ में जाएंगे। डेफिनेशंस, प्रोज और कॉन्स सब देखेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन पर आते हैं। बिजनेस एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहा है और बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। जैसा हमने पिछले चैप्टर में देखा, मार्केट अब बायर्स मार्केट बन चुका है। बायर्स अब प्रोडक्ट का लो सेलिंग प्राइस एक्सपेक्ट करते हैं और कंपनीज की रिक्वायरमेंट है कि वो प्रॉफिट मेंटेन करें या हायर प्रॉफिट अचीव करें। इन दोनों चीजों को करते वक्त हमें फिनिश्ड गुड्स की क्वालिटी पर फोकस करना जरूरी है। रिक्वायरमेंट यह है कि लो सेलिंग प्राइस होनी चाहिए। लो सेलिंग प्राइस के लिए हमें लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी और आप उसमें रिक्वायर्ड प्रॉफिट ऐड करेंगे, तभी आप लो सेलिंग प्राइस अचीव कर पाएंगे। कंपनीज प्रॉफिट पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगी, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने की कोशिश करेंगी। हमें क्वालिटी मेंटेन करनी है और कॉस्ट रिड्यूस करनी है। इसके लिए हम मैनेजमेंट टेक्निक्स यूज करेंगे, जैसे प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी और वैल्यू इंजीनियरिंग। टारगेट कॉस्टिंग में हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अर्लीस्ट स्टेज से ही कॉस्ट मैनेज करते हैं। ये कॉस्ट प्लस मार्जिन का एग्जैक्ट ऑपोजिट है। प्रैक्टिकल सम्स में हमने देखा था कि टारगेट कॉस्ट निकालने का तरीका अलग है। हम एक टारगेट सेलिंग प्राइस लेते हैं, वो प्राइस जो कंज्यूमर्स चाहते हैं, उसमें से हम कंपनी का रिक्वायर्ड प्रॉफिट रिड्यूस करते हैं। इन दोनों को माइनस करने पर हमें टारगेट कॉस्ट मिलती है। हमें प्रोडक्ट को इसी कॉस्ट लेवल के अंदर मैन्युफैक्चर करना होता है। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में हम मार्केट कॉम्पिटिटर और कस्टमर की विलिंगनेस को इग्नोर कर देते हैं, जो कि एक लिमिटेशन है। स्टेप्स ऑफ टारगेट कॉस्टिंग। अब हम टारगेट कॉस्टिंग के स्टेप्स देखेंगे। सबसे पहले, रीओरिएंट द कल्चर ऑफ थिंकिंग एंड एटीट्यूड। हमें कस्टमर और कॉम्पिटिटर को इंपॉर्टेंस देनी होगी। कॉम्पिटिटर क्या प्राइस चार्ज कर रहा है और कस्टमर क्या प्राइस एक्सपेक्ट कर रहा है, यह देखना जरूरी है। मार्केट रिक्वायरमेंट को समझना पड़ेगा, क्या क्वालिटी चाहिए और क्या नया प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है। इसके बाद एस्टैब्लिश द मार्केट ड्रिवन टारगेट प्राइस।
अपनी स्ट्रैटेजी, कॉस्ट लीडरशिप या डिफरेंशिएशन और मार्केट डिमांड के हिसाब से टारगेट प्राइस सेट करें। फिर ये डिटर्मिन करें कि इस टारगेट प्राइस पर कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस करना है। जैसे कि करंट ईयर में 1 लाख यूनिट्स सेल करने का टारगेट हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप है टारगेट प्रॉफिट मार्जिन डिसाइड करना, जो फाइनेंसिंग एस्पेक्ट और इन्वेस्टर रिटर्न पर बेस्ड होगा। फिर हम कैलकुलेट करेंगे टारगेट कॉस्ट, टारगेट सेलिंग प्राइस माइनस टारगेट प्रॉफिट। हमें टारगेट कॉस्ट और रिक्वायरमेंट के बीच बैलेंस रखना है। क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। कॉस्ट रिडक्शन के लिए एक सेपरेट टीम और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करनी चाहिए। ऑल्टरनेटिव्स को ब्रेनस्टॉर्म और एनालाइज करें। एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल में 4 टाइप की बैटरी हो सकती हैं। सस्ती बैटरी जल्दी खराब हो सकती है और महंगी वाली की कॉस्ट ज़्यादा होगी। हमें बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना है जो कॉस्ट और क्वालिटी बैलेंस करे। प्रोडक्ट कॉस्ट मॉडल्स और कॉस्ट टेबल्स का यूज करें, जैसे कॉस्ट शीट और बिल ऑफ मटेरियल्स। नए प्रोडक्ट के लिए प्रोटोटाइप्स बनाएं और हर प्रोटोटाइप की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एनालाइज करें। एक्चुअल कॉस्ट और टारगेट कॉस्ट के गैप को कम करने की कोशिश करें। नॉन वैल्यू एडेड फंक्शंस जैसे अननेसेसरी डिलीवरी या इंस्पेक्शन को रिमूव करें। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का यूज करें और एंड में रिजल्ट्स मेजर करें। ये नोट करें कि स्टेप 6 यानी एनालाइजिंग ऑल्टरनेटिव्स नए प्रोडक्ट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में डिज़ाइन चेंज करना मुश्किल होता है। एडिटिव अप्रोच टारगेट कॉस्टिंग का एक और अप्रोच है जिसे एडिटिव अप्रोच कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना चाहते हैं, उसके लिए बैटरी, आउटर बॉडी, ग्लास, इंजन और स्पेयर पार्ट्स चाहिए। हर कंपोनेंट का एक स्पेसिफिक फंक्शन है। बैटरी का काम गाड़ी चलाना है, बॉडी का काम कवर करना है। आपको हर फंक्शन की कॉस्ट ऐड करनी होगी। जब आप सारे कंपोनेंट्स की कॉस्ट ऐड करेंगे तो आपको टोटल कॉस्ट मिलेगी। इस तरह से फंक्शनैलिटी के बेसिस पर भी टारगेट कॉस्ट सेट की जा सकती है। लेकिन एग्जाम पर्पस के लिए आपको टारगेट सेलिंग प्राइस माइनस टारगेट प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट याद रखना काफी है। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ टारगेट कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्टिंग में कुछ स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले हमें एक टारगेट सेलिंग प्राइस सेट करना पड़ता है। हमें पूरा फोकस कस्टमर पर रखना चाहिए और उस प्राइस पर जो कस्टमर एक्चुअली पे करने के लिए रेडी है। इस प्रोसेस में कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए टीम वर्क की बहुत ज़रूरत होती है। आपको प्रोडक्ट की पूरी लाइफ साइकिल कॉस्ट रिड्यूस करनी है। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट की पूरी लाइफ टाइम में जो भी खर्चा हो रहा है, उस पूरे कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करनी है। आपको प्रोडक्ट डिज़ाइन स्टेज पर सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। डिज़ाइनिंग स्टेज में ही आपको कोशिश करनी है कि कॉस्ट रिड्यूस हो जाए और फिर आपको वैल्यू चेन के हर स्टेज पर ध्यान देना होगा। वैल्यू चेन हम पहले चैप्टर में देख चुके हैं। मार्केटिंग, सेल्स, प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, इन सभी स्टेजेस में आपको कॉस्ट रिड्यूस करने की कोशिश करनी है। हर स्टेज पर अटेंशन देना जरूरी है। अब बात करते हैं टारगेट कॉस्टिंग के प्रोज और कॉन्स की। टारगेट कॉस्टिंग इनोवेशन के लिए कमिटमेंट देता है। अगर आप कॉस्ट रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप कंटिन्यूअसली उसके बारे में सोचेंगे। आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने का कोई नया तरीका ढूंढ निकालेंगे जिससे कॉस्ट कम हो। इसे ही हम इनोवेशन कहते हैं। आप ऐसी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं जो कंपनी को कॉस्ट सेविंग्स दें। इसमें आपका अप्रोच प्रोएक्टिव होता है। आप तब रिएक्ट नहीं करते जब कंपेटिटर प्राइस कम कर देता है। आप पहले से ही बैकग्राउंड में कॉस्ट रिडक्शन पर काम कर रहे होते हैं। तो जब कंपेटिटर सेलिंग प्राइस कम करता है तो आप भी अपनी प्राइस कम कर सकते हैं, क्योंकि आपने पहले ही प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस कर ली है। हम टारगेट कॉस्टिंग के लिए प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं और एम्प्लॉयज में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। जब एम्प्लॉय को पता होगा कि वो क्या कर रहा है, तभी वो कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए सही इनपुट्स दे पाएगा। हम वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को अडॉप्ट करने के लिए एनकरेज करेंगे और नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को एलिमिनेट करेंगे। ये टाइम टू मार्केट को रिड्यूस करके प्रोडक्ट की लाइफ एनहांस करता है। अगर आप डिजाइनिंग स्टेज में ही प्रॉपर प्लानिंग और टारगेट कॉस्टिंग कर लेते हैं तो आप प्रोडक्ट को जल्दी लॉन्च कर सकते हैं, और अगर आप कंपेटिटर से पहले प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो आपको ज्यादा सेल्स मिलेंगी। ये एक मार्केट ड्रिवन अप्रोच है। आप एक्चुअल कॉस्ट जो इनकर हो रही है उसे बेस नहीं मानते। आप कॉस्ट को कस्टमर पर इंपोज नहीं करते। आप वो सेलिंग प्राइस लेते हैं जो कस्टमर पे करने को तैयार है और उसके बेसिस पर टारगेट कॉस्ट क्रिएट करते हैं। तो आपको एक ट्रेड ऑफ देना पड़ता है। आपको फंक्शनैलिटी मेंटेन करनी है, लेकिन साथ ही लो सेलिंग प्राइस भी देनी है। ये सारे टारगेट कॉस्टिंग के एडवांटेजेस हैं। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं? कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे नंबर ऑफ डिजाइन आइटरेशंस। अगर आपको एक ऐसा डिजाइन चाहिए जिसकी कॉस्ट बहुत कम हो तो आपको डिजाइन इंजीनियर्स को टाइम देना पड़ेगा। जो इंजीनियर्स बैकग्राउंड में नया प्रोडक्ट डिजाइन डेवलप कर रहे हैं उन्हें वक्त चाहिए। लेकिन जब आप प्रोडक्ट जल्दी लॉन्च करना चाहते हैं तो आप उन्हें उतना टाइम नहीं दे पाते। यहाँ टाइम एक कंस्ट्रेंट बन जाता है। टारगेट कॉस्टिंग मैनेजर्स चाहते हैं कि डिजाइन जल्दी रेडी हो, लेकिन डिजाइन इंजीनियर्स को कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए टाइम लगता है। अगर हम उन्हें ज्यादा टाइम दें तो कॉस्ट डेफिनेटली कम हो सकती है, लेकिन रियलिटी में हमारे पास उतना टाइम नहीं होता। इससे फिंगर पॉइंटिंग यानी एक दूसरे पर इल्जाम लगाना शुरू हो सकता है।
लोग कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। कभी वो कहेंगे कि ये कॉस्ट उस पर्सन की वजह से है, जब आप उसके पास जाएंगे तो वो कहेगा ट्रांसपोर्टेशन कंपनी ज़्यादा चार्ज कर रही है। ट्रांसपोर्टेशन कंपनी कहेगी कि मार्केट रेट ही यही है। इस तरह ब्लेम गेम चलता रहता है और आप कभी कभी एक्स्ट्रा खर्चे का रूट कॉज नहीं ढूंढ पाते। एग्जाम्पल के लिए, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग स्टाफ खुश नहीं होंगे अगर आप कॉस्ट रिडक्शन के लिए प्रोडक्शन लेआउट पूरी तरह बदल दें। ये लेआउट इंजीनियर्स ने महीनों की मेहनत और कैलकुलेशन के बाद बनाया था। अब अगर आप सडनली कॉस्ट कम करने के लिए लेआउट चेंज करना चाहें तो ये प्रॉपर नहीं होगा। कभी कभी जब आप लोएस्ट कॉस्ट चाहते हैं तो डिज़ाइन प्रॉपर नहीं बनता, क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती, प्रोडक्ट ड्यूरेबल नहीं होता, तो डिज़ाइन इंजीनियर्स लोएस्ट कॉस्ट डिज़ाइन पर अग्री नहीं करेंगे क्योंकि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। कुछ लोग स्टबर्न भी होते हैं, वो कॉस्ट रिड्यूस करने की कोशिश नहीं करेंगे, वो बस कह देंगे कि इतनी ही कॉस्ट पॉसिबल है, हमने जितना रिडक्शन करना था कर दिया। वो प्रोडक्ट के स्पेसिफिक फीचर्स पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। डिज़ाइन टीम के कुछ लोग सोचेंगे कि ये फीचर प्रोडक्ट में होना कंपलसरी है, तभी यूज़र खुश होगा। भले ही उस फीचर की वजह से कॉस्ट बढ़ रही हो, डिज़ाइन टीम क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। टारगेट कॉस्टिंग के दौरान सबकी सहमति यानी कंसेंसस बनाना बहुत मुश्किल होता है, और अगर आप कॉस्ट के पीछे बहुत ज़्यादा भागेंगे तो प्रोडक्ट की क्वालिटी डेफिनेटली रिड्यूस हो जाएगी। भले ही आप बोलें कि क्वालिटी मेंटेन रहेगी, लेकिन बैक एंड में कहीं ना कहीं क्वालिटी गिर रही होती है। ये थे टारगेट कॉस्टिंग के डिसएडवांटेजेस। अगर आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज को बैलेंस करना है तो आपको एक अच्छे टीम लीडर की ज़रूरत है। अब यहाँ एक केस सिनेरियो है। यहाँ उन्होंने कंपनी की स्ट्रैटेजी के बारे में दिया है। एक बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और एक सिचुएशन दी गई है और पूछा है कि कंपनी कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रही है। अगर आप पूरी स्टोरी पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि कंपनी कॉस्ट लीडरशिप की स्ट्रैटेजी प्रिपेयर कर रही है। वो लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने स्टोरी में कई प्रॉब्लम स्पेसिफाई की हैं और सेकंड पार्ट में पूछा है कि हर प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है, टारगेट प्राइस के लिए क्या सल्यूशन है, इन्वायरमेंटल इश्यूज को कैसे सॉल्व करें। यहाँ सल्यूशन दिया गया है, आप पढ़कर आसानी से समझ सकते हैं। तो मैं अगले पॉइंट पर चलता हूँ। टारगेट कॉस्टिंग का प्रॉफिटेबिलिटी पर क्या इंपैक्ट होता है। जब आप टारगेट कॉस्टिंग यूज करते हैं तो प्रॉफिट काफी बढ़ जाता है, क्योंकि आप कॉस्ट को करंट लेवल से घटाकर टारगेट कॉस्ट तक ला रहे हैं। तो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट होता है। ये प्रोडक्ट की पूरी लाइफ साइकिल में कॉस्ट पर फोकस करता है। आपके पास एक टीम होगी जो 24/7 इस पर काम करेगी, तो लाइफ साइकिल के हर फेज में आप स्टेप बाय स्टेप कॉस्ट रिड्यूस करते रहेंगे। आपके पास प्राइसेस की प्रिसाइज टारगेटिंग होगी, क्योंकि टारगेट सेलिंग प्राइस मार्केट डिमांड पर बेस्ड है। ये बहुत कस्टमर ओरिएंटेड होगा। जो कस्टमर पे करने को तैयार है वही प्रोडक्ट की प्राइस होगी। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइंस हैं और कंपेटिटर्स प्राइस वॉर शुरू कर देते हैं, वो प्रोडक्ट की प्राइस बहुत कम कर देते हैं और आपको भी प्राइस कम करने पर मजबूर करते हैं। ऐसे में आप टारगेट कॉस्टिंग यूज करके कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं और फिर सेलिंग प्राइस भी कम कर पाएंगे। आप प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए बेस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेथड्स यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं टारगेट कॉस्टिंग किन सिचुएशंस में सबसे ज्यादा यूजफुल है। ये वहां यूजफुल है जहां प्रोडक्ट कॉस्ट का एक बड़ा हिस्सा डिजाइन फेज में ही कमिट हो जाता है। जब आप डिजाइन फेज में ज्यादा काम करते हैं तो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेज में ही डिसाइड कर सकते हैं कौन सा रॉ मटेरियल यूज करना है, कौन सी लेबर यूज करनी है, मैन्युफैक्चरिंग के हर स्टेप में कॉस्ट कैसे कम करें, ओवरहेड कॉस्ट कैसे बचाएं। सब कुछ डिजाइन स्टेज में ही प्री प्लान और डिसाइड हो जाता है। तो ये यहाँ बहुत यूजफुल है। लेकिन इसके उलट सर्विस एनवायरनमेंट में क्या होता है। वहां भी डिजाइन टीम होती है, लेकिन उनका झुकाव अलग होता है। सर्विसेज में हम कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करते, हम कस्टमर को सर्विस देते हैं, जहां एम्प्लॉयज सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। डिजाइन टीम का मेन काम एम्प्लॉयज की एक्टिविटीज को स्ट्रीमलाइन करना होता है। इसलिए सर्विसेज एनवायरनमेंट में डिजाइन फेज में टारगेट कॉस्टिंग उतना यूज नहीं कर सकते। उन्होंने एग्जाम्पल दिया है टारगेट कॉस्टिंग का फास्ट फूड रेस्टोरेंट और केमिकल प्रोडक्शन इंडस्ट्री में। इन दो सिचुएशंस में टारगेट कॉस्टिंग उतना यूजफुल नहीं है। इसका रीजन यहां हाईलाइट किया गया है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब मैं अगली चीज पर चलता हूं। किन कंपनीज को टारगेट कॉस्टिंग से मैक्सिमम गेन मिलता है। अगर कंपनी असेंबली ओरिएंटेड है तो टारगेट कॉस्टिंग यूज कर सकती है। अगर प्रोडक्ट लाइन में डाइवर्सिफिकेशन है, यानी आप अपने पोर्टफोलियो में बहुत सारे प्रोडक्ट्स रिलीज कर रहे हैं, तो ये यूजफुल है। अगर आप फैक्ट्री ऑटोमेशन, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग या कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग यूज कर रहे हैं, तो टारगेट कॉस्टिंग हेल्पफुल होगी। ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी लाइफ साइकिल शॉर्ट होती है। और अगर फैक्ट्री ऑटोमेशन का पेबैक 8 साल से कम में आ रहा है तो टारगेट कॉस्टिंग यूजफुल है। आपके पास कॉस्ट रिड्यूस करने का सिस्टम होना चाहिए। अगर आप जस्ट इन टाइम, वैल्यू इंजीनियरिंग जैसी चीजें यूज करने में कंफर्टेबल हैं, तो आप टारगेट कॉस्टिंग यूज कर सकते हैं। ये लिस्ट पूरी तरह से एग्जॉस्टिव नहीं है। आपको खुद सोचना होगा कि आपकी फील्ड में टारगेट कॉस्टिंग एप्लीकेबल है या नहीं। कंपोनेंट्स ऑफ टारगेट कॉस्टिंग सिस्टम। अब हम देखेंगे टारगेट कॉस्टिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या है। हम करंट कॉस्ट से टारगेट कॉस्ट तक कैसे पहुंचेंगे, इसके लिए हम कौन सी टेक्निक्स यूज करते हैं। इसके लिए हम मेनली वैल्यू एनालिसिस और वैल्यू इंजीनियरिंग का यूज करते हैं। सबसे पहले वैल्यू एनालिसिस की बात करते हैं।
वैल्यू एनालिसिस उन प्रोडक्ट्स के लिए किया जाता है जो ऑलरेडी प्रोडक्शन में है, यानी वो प्रोडक्ट कंप्लीट हो चुका है और आप उसे करंटली मार्केट में सेल कर रहे हैं। जो वैल्यू आप ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, आप उसे एनालाइज करते हैं ताकि कॉस्ट कम हो सके। लेकिन जब हम वैल्यू इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो ये नए प्रोडक्ट्स के लिए होता है। वो नया प्रोडक्ट जो अभी डिज़ाइन स्टेज पर है और फ्यूचर में लॉन्च होने वाला है। इस प्रोडक्ट को आप अभी डिफाइन कर रहे हैं, इसका डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि ये अभी डिज़ाइन स्टेज में है, इसलिए यहाँ वैल्यू इंजीनियरिंग अप्लाई होती है। वैल्यू एनालिसिस एक साइंटिफिक अप्रोच है जहां हम मटेरियल कॉम्पोजिशन और प्रोडक्शन डिज़ाइन को स्टडी करते हैं। हम देखते हैं कि कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है और डिज़ाइन कैसा है। हमें प्रोडक्ट की वैल्यू कम नहीं करनी है, वैल्यू सेम रहनी चाहिए, बस कॉस्ट रिड्यूस करनी है। यही वैल्यू एनालिसिस का मेन ऑब्जेक्टिव है। वहीं दूसरी तरफ वैल्यू इंजीनियरिंग में हम प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले ही कॉस्ट रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। आप डिज़ाइन फेज में ही कॉस्ट कटिंग मेजर्स इंप्लीमेंट करते हैं। तो सिंपल शब्दों में वैल्यू एनालिसिस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए है और वैल्यू इंजीनियरिंग नए प्रोडक्ट के लिए है। 8 क्वेश्चंस फॉर कॉस्ट रिडक्शन। अब मॉड्यूल में 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं कॉस्ट रिडक्शन के लिए। हम उन्हें एक एक करके देखेंगे। कैन वी एलिमिनेट फंक्शंस फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेस? क्या हम प्रोडक्शन प्रोसेस से कुछ स्टेप्स या फंक्शंस हटा सकते हैं? फैक्ट्री में प्रोडक्शन स्टेप बाय स्टेप होती है। हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी एक्टिविटीज रिक्वायर्ड नहीं है और उन्हें एलिमिनेट करना है। हमें नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को हटाना है। लेकिन ध्यान रहे, जब ये एक्टिविटीज ओरिजिनली ऐड की गई थी तो उनका कोई रीजन रहा होगा। इसलिए एक्टिविटीज हटाते वक्त क्वालिटी के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हमें चेक करना पड़ेगा कि एक्टिविटी हटाने के बाद भी प्रोडक्ट प्रॉपर्ली काम कर रहा है या नहीं। कैन वी एलिमिनेट सम ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी? क्या हम प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी थोड़ी कम कर सकते हैं? एग्जाम्पल के लिए वॉशिंग मशीन को लीजिए। पहले वॉशिंग मशीन्स 10 से 20 साल तक चलती थीं, लेकिन आजकल मशीन्स की इकोनॉमिक लाइफ मैक्सिमम 7 या 8 साल होती है। आजकल कंपनीज उतनी हाई ड्यूरेबिलिटी वाले प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर नहीं कर रही हैं। इसे हम प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस कहते हैं। अगर आप 20 साल चलने वाली मशीन बनाएंगे तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी और सेलिंग प्राइस भी हाई रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप 8 साल चलने वाली मशीन बनाएंगे तो आप चीपर पार्ट्स और चीपर लेबर यूज़ कर सकते हैं। इससे आप लो सेलिंग प्राइस पर प्रोडक्ट ऑफर कर पाएंगे जो कस्टमर्स चाहते हैं। ये एक एनालिटिकल प्रैक्टिस है। जब कस्टमर्स को सस्ता प्रोडक्ट चाहिए तो कंपनीज चीप पार्ट्स यूज़ करके कॉस्ट कम करती हैं। हालांकि दोनों कस्टमर्स और कंपनीज को समझना चाहिए कि क्वालिटी के लिए थोड़ा प्राइस देना बेहतर होता है। टारगेट कॉस्टिंग में जब हम इसे इंप्लीमेंट करते हैं तो मशीन की स्ट्रेंथ डिज़ाइन स्टैंडर्ड के हिसाब से मिनिमम रखी जाती है। कैन वी मिनिमाइज द डिज़ाइन? मिनिमाइजिंग का मतलब है प्रोडक्ट में यूज होने वाले पार्ट्स का नंबर कम करना। अगर बहुत सारे पार्ट्स होंगे तो प्रोडक्शन प्रोसेस कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और कॉस्ट बढ़ेगी। लेकिन अगर प्रोडक्ट सिंपल होगा तो कॉस्ट कम हो जाएगी। कस्टमाइज्ड पार्ट्स की जगह अगर हम स्टैंडर्ड पार्ट्स यूज करें तो मैन्युफैक्चरिंग सस्ती पड़ती है। कैन वी डिज़ाइन द प्रोडक्ट बेटर फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस? क्या हम प्रोडक्ट को ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग आसान हो जाए? प्रोडक्ट डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंडली होना चाहिए। साथ ही अगर कस्टमर से प्रोडक्ट रिटर्न आए तो उसे डिसमेंटल और रिपेयर करना भी आसान हो। कैन वी सब्स्टिट्यूट पार्ट्स? इसे हम कंपोनेंट पार्ट्स एनालिसिस भी कहते हैं। क्या हम महंगे पार्ट्स की जगह चीपर सब्स्टिट्यूट्स यूज कर सकते हैं जो सेम काम करें? हमें ऐसे पार्ट्स को डिज़ाइन से हटा देना चाहिए जो फ्यूचर में अवेलेबल नहीं होंगे। कैन वी कंबाइन द स्टेप्स? क्या हम अलग अलग स्टेप्स को कंसोलिडेट या कंबाइन कर सकते हैं? अलग अलग स्टेप्स में वेटिंग टाइम और मूविंग कॉस्ट लगती है। स्टेप्स कंबाइन करने से लेबर और कॉस्ट दोनों बचेगा। कैन वी टेक सप्लायर्स असिस्टेंस? हम सप्लायर की मदद ले सकते हैं क्योंकि वो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को सप्लाई करता है। उसके पास एडवांस डिजाइन्स या कॉस्ट सेविंग आइडियाज हो सकते हैं। हम सप्लायर से पूछ सकते हैं कि प्रोडक्शन वेस्ट कैसे कम करें और कॉस्ट कैसे सेव करें। इज देयर अ बेटर वे? हमें सोचना चाहिए कि क्या किसी एक्टिविटी को करने का कोई बेहतर और सस्ता तरीका है, लेकिन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। इंप्लीमेंटेशन एंड कॉस्ट एलोकेशन। वैल्यू इंजीनियरिंग करते वक्त हमें इंश्योर करना है कि मैक्सिमम परमिसिबल कॉस्ट सेफली रीच हो। प्रोडक्ट की सेफ्टी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। कंज्यूमर को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपका कॉस्ट गोल 1,50,000 है और करंट कॉस्ट 1,75,000 है। वैल्यू इंजीनियरिंग करने के बाद हो सकता है कॉस्ट घटकर 1 लाख हो जाए। तो भले ही आपका टारगेट 1,50,000 था, लेकिन आपने और ज्यादा सेव कर लिया, जो कि कंपनी का प्रॉफिट है। एक बार वैल्यू इंजीनियरिंग करने से सारी कॉस्ट सेविंग्स नहीं मिलती। अगर आप कंटिन्यूस बेसिस पर एक टीम लगाएंगे तो वो और अपॉर्चुनिटीज ढूंढ निकालेंगी। आप प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं और प्रोडक्ट कॉस्ट को रिफाइन कर सकते हैं। कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम के टाइप्स क्या है? मेथड 1, टोटल कॉस्ट रिडक्शन गोल को मेजर कंपोनेंट्स पर एलोकेट कर दो। हर कंपोनेंट के लिए टारगेट सेट करो कि इसमें इतनी कॉस्ट कम करनी है, चाहे मटेरियल बदलकर या लेबर कम करके। मेथड 2, कॉस्ट रिडक्शन को न्यू प्रोडक्ट डिजाइन के फीचर्स पर एलोकेट करो। जैसे बैटरी फीचर के लिए इतनी कॉस्ट कम करनी है, इंजन के लिए इतनी।
इस मेथड में डिज़ाइन टीम को टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि उन्हें फंक्शनैलिटी मेंटेन करते हुए कॉस्ट कम करनी होती है, लेकिन इससे कॉस्ट रिडक्शन ज़्यादा इफेक्टिव होता है। टारगेट कॉस्टिंग के लिए पूरी वैल्यू चेन का कोऑपरेशन चाहिए, इंक्लूडिंग सप्लायर्स। ये ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के ऑपोजिट है क्योंकि वहां हम मार्केट और कंपटीशन को इग्नोर करते थे। केस सिनेरियो। अब एक केस सिनेरियो देखते हैं। एक कंपनी है जो 20 साल पहले शुरू हुई थी, एक स्मॉल फैमिली बिजनेस की तरह। आज वो एक बड़ी कंपनी है और वहां काफी एक्सपर्ट्स हैं। कंपनी का सीएफओ परेशान है क्योंकि पिछले 3 सालों से सेल्स गिर रही हैं, कॉस्ट्स बढ़ रही हैं और प्रॉफिट कम हो रहा है। इसका मेन रीजन है इंडस्ट्री में बढ़ता हुआ कंपटीशन। पहले ये कंपनी हाई क्वालिटी के लिए जानी जाती थी, पर अब कंपेटिटर्स भी वैसी ही क्वालिटी दे रहे हैं। अब हम वैल्यू एनालिसिस और फंक्शनल एनालिसिस का यूज करके इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। वैल्यू एनालिसिस में हम नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को एलिमिनेट करेंगे बिना कस्टमर वैल्यू को कम किए। मटेरियल कॉम्पोजिशन चेंज करके हम कॉस्ट कम कर सकते हैं। फंक्शनल एनालिसिस नए प्रोडक्ट्स के लिए होता है, लाइक वैल्यू इंजीनियरिंग। इसमें हम प्रोडक्ट के हर फंक्शन को देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक चेयर को लीजिए, उसमें हैंड रेस्ट है, फुट रेस्ट है, कंफर्ट है। हमें देखना है कि कौन सा फीचर कस्टमर को सबसे ज्यादा वैल्यू दे रहा है। जो फीचर वैल्यू दे रहा है उस पर खर्चा करें और जो फीचर वैल्यू नहीं दे रहा उसे एलिमिनेट कर दें। इस तरह आप प्रोडक्ट को कॉस्ट इफेक्टिव और कस्टमर्स के लिए अट्रैक्टिव बना सकते हैं। केस में बताया गया है कि कस्टमर्स चेयर को यूसेज वैल्यू के लिए खरीदते हैं, ना कि इमोशनल वैल्यू के लिए। इसलिए यहां वैल्यू एनालिसिस ज्यादा सूटेबल रहेगा। आपको कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी और लो प्राइस पर प्रोडक्ट देना पड़ेगा क्योंकि क्वालिटी अब सब मैच कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे जो है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग ज्यादातर प्रोडक्ट एनवायरनमेंट से कनेक्टेड है। इसका यूसेज सर्विस एनवायरनमेंट में उतना नहीं होता, ये मेनली प्रोडक्ट बेस्ड है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्ट का मतलब है प्रोडक्ट की पूरी लाइफ का टोटल कॉस्ट। अब प्रोडक्ट की लाइफ कैसे स्टार्ट होती है? हर प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है। सबसे पहले आप प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, फिर आप उसे मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं और धीरे धीरे सेल्स पिकअप होती है। सेल्स बहुत हाई लेवल तक ग्रो करती है और फिर मैच्योरिटी स्टेज पर पहुंचती है। मैच्योरिटी स्टेज में आपकी सेल्स पीक पर होती है। उसके बाद धीरे धीरे सेल्स डिक्लाइन होने लगती है और डिक्लाइन स्टेज शुरू हो जाती है। सेल्स डिक्लाइन क्यों होती है? क्योंकि मार्केट में बहुत सारे कंपेटिटर्स आ जाते हैं या फिर नई टेक्नोलॉजी इस प्रोडक्ट को रिप्लेस कर देती है। इस वजह से डिक्लाइन स्टेज आती है। इस पूरी लाइफ साइकिल के दौरान आप जो भी कॉस्ट्स इनकर कर रहे हैं, जब आप उन सब का टोटल करते हैं तो उसे लाइफ साइकिल कॉस्ट कहते हैं। आप प्रोडक्ट का टोटल रेवेन्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन से लेकर डिक्लाइन तक। इस सब को एनालाइज करना ही लाइफ साइकिल कॉस्टिंग कहलाता है। ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कुछ महीनों में भी कंप्लीट हो सकती है या फिर कई साल भी लग सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स के लिए तो ये साइकिल महीनों में ही खत्म हो जाती है। अब आपको टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। आपको देखना है कि किस टाइप की कॉस्ट्स इनकर हो रही हैं, कितनी सेल्स वैल्यू है और कितने यूनिट सेल हो रहे हैं पूरी लाइफ साइकिल में। ये सब आपको एनालाइज करना पड़ेगा। इसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी शामिल है। प्रोडक्ट के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, ये सब इंट्रोडक्शन से पहले होता है। ये प्री इंट्रोडक्शन स्टेज में आता है। जैसा कि हमने देखा, यहाँ इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन स्टेजेस हैं। मैंने पहले ही हर स्टेज का मतलब बता दिया है। इंट्रोडक्शन मतलब प्रोडक्ट लॉन्च करना, ग्रोथ मतलब सेल्स पिकअप होना, मैच्योरिटी पीक स्टेज है और डिक्लाइन फॉलिंग स्टेज है। ये बीसीजी मैट्रिक्स यानी बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स के सिमिलर है। बीसीजी मैट्रिक्स में 4 तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं: क्वेश्चन मार्क, कैश काउ, स्टार परफॉर्मर और डॉग। क्वेश्चन मार्क का मतलब है ये एक बहुत नया प्रोडक्ट है, हमें इसके फ्यूचर के बारे में कोई डेटा नहीं है। ये स्टार परफॉर्मर बन सकता है या फेल भी हो सकता है, हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती। कैश काउ का मतलब है ये प्रोडक्ट मैच्योरिटी स्टेज पर है, ये फ्यूचर में लंबे समय तक नहीं रहेगा, इसलिए हमें जितना हो सके कैश जनरेट करना है। मिल्क द काउ जब तक पॉसिबल हो। हमें नियर फ्यूचर में ही बहुत सारा कैश फ्लो जनरेट करना पड़ेगा क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है। स्टार परफॉर्मर वो प्रोडक्ट है जो करंटली सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है और डॉग वो प्रोडक्ट है जो कोई प्रॉफिट नहीं दे रहा। ये करंटली लॉसेज में है या बस ब्रेक इवन पर है। ये डिक्लाइन स्टेज पर पहुंच चुका है। ये बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से काफी मिलता जुलता है जो हमने अभी देखा। यही उन्होंने इस बॉक्स में दिया है। एक और इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली ये है कि रेमंड वर्नन ने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में 5 फेजेस डिफाइन किए हैं। उन्होंने टोटल 5 स्टेजेस बताई हैं। उन्होंने मैच्योरिटी के बाद एक और स्टेज ऐड की है जिसे सैचुरेशन कहते हैं। डिक्लाइन से पहले सैचुरेशन स्टेज आती है जहां मार्केट सैचुरेट हो जाता है। वहां और नए प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं होती, एग्जिस्टिंग लेवल ही काफी होता है उस वक्त। अब हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टेज के बारे में देखेंगे। इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है? प्रोडक्ट के बारे में किसी को पता नहीं होता, आप बस अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अवेयरनेस बहुत लो होती है, कंज्यूमर्स को पता ही नहीं होता कि ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है। कंपटीशन ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है, क्योंकि आप लॉन्च कर रहे हैं ज्यादा कंपटीशन नहीं होगा, और क्योंकि आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं सेल्स उतनी ज्यादा नहीं होंगी तो प्रॉफिट भी नहीं होगा। यहाँ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं।
आपको ब्रांड बिल्ड करना स्टार्ट करना पड़ेगा। पैकेजिंग और लेबलिंग कैसी होगी ये डिसाइड करना पड़ेगा। प्रमोशनल एक्सपेंसेस हाई होंगे क्योंकि आप अभी प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। प्रॉफिट लो होगा या नेगेटिव भी हो सकता है। प्राइसिंग में आप लो पेनिट्रेशन प्राइस रख सकते हैं या हाई स्किमिंग प्राइस। आप शुरू में कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए प्राइस कम रख सकते हैं, पेनिट्रेशन, या फिर आप हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं, स्किमिंग। मार्केटिंग चैनल्स को अट्रैक्ट करने के लिए ह्यूज एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अवेयरनेस बढ़ाने के लिए अग्रेसिव प्रमोशनल एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अभी प्रोडक्ट रिफाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। आप अभी लॉन्च कर रहे हैं, फीडबैक मिलने के बाद ही आप प्रोडक्ट रिफाइन कर पाएंगे। कुछ कंपेटिटर्स होंगे लेकिन वो भी बेसिक वर्जन ही प्रोड्यूस कर रहे होंगे, वो ज्यादा फीचर्स नहीं देंगे। आपको उन बायर्स पर फोकस करना है जो खरीदने के लिए सबसे ज्यादा रेडी हैं, जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं। मेन स्ट्रैटेजी यहाँ कस्टमर एक्विजिशन है। आपको कस्टमर्स एक्वायर करने की कोशिश करनी है। आपको प्राइस पर प्ले करना पड़ेगा। कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए प्राइस यूज करें। आपको कस्टमर्स को प्रोडक्ट ट्राई और बाय करने के लिए मजबूर करना है। सैंपल्स देकर अट्रैक्ट कर सकते हैं। सप्लायर और कस्टमर के साथ सप्लाई चेन रिलेशनशिप बिल्ड करनी होगी। प्रोडक्ट की विजिबिलिटी और अवेलेबिलिटी क्रिएट करनी होगी। प्रोडक्ट हर जगह अवेलेबल होना चाहिए, तभी कुछ कस्टमर्स ट्राई करेंगे और खरीदेंगे। आपको कंपटीशन की रियलिटी देखकर प्राइस सेट करनी होगी। ये था इंट्रोडक्शन स्टेज के बारे में। अब हम ग्रोथ स्टेज देखेंगे। ग्रोथ स्टेज में सेल्स पिकअप होने लगती है। सेल्स में रैपिड इंक्रीज होता है। ज्यादा अवेयरनेस होती है क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन स्टेज में अग्रेसिव प्रमोशन किया था। लोग नए प्रोडक्ट के बारे में जान जाते हैं और आपको प्रॉफिट मिलने लगता है। लेकिन ग्रोथ स्टेज के एंड में प्रॉफिट कम होने लगता है। अगर आप ग्राफ देखें तो ये ग्रोथ स्टेज है, शुरुआत और अंत। शुरू में हाई प्रॉफिट्स मिलेंगे लेकिन एंड में प्रॉफिट रिड्यूस होने लगेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में बहुत सारे कंपेटिटर्स आ जाएंगे और प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। बिजनेस का वॉल्यूम हाई होगा, मार्केट में ज्यादा यूनिट सेल होंगी। अर्ली ग्रोथ स्टेज में सेल्स बढ़ेंगी और इंक्रीज रेट पर बढ़ेंगी। नए चैनल्स एडिशनल वॉल्यूम्स और नई मार्केट्स को हैंडल करेंगे। आप नए मार्केट्स में प्रोडक्ट बेचेंगे और नए मार्केटिंग चैनल्स भी डिस्कवर करेंगे। यहां फोकस प्रोडक्ट अवेयरनेस से शिफ्ट होकर प्रोडक्ट कन्विक्शन पर चला जाता है। आपको कस्टमर को कन्विंस करना है कि वो आपका ही प्रोडक्ट खरीदे। यहां स्ट्रैटेजी है हाई प्रॉफिट और हाई मार्केट शेयर के बीच ट्रेड ऑफ। आप दो स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं। या तो हाई सेलिंग प्राइस रखें और हाई प्रॉफिट अर्न करें, या चीप प्राइस दें ताकि ज्यादा लोग खरीदें और आपका मार्केट शेयर हाई हो जाए। आपको इनमें से एक चूज करना होगा। आप फीचर्स ऐड करके या प्राइस कम करके स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। प्रमोशनल स्पेंडिंग सेम रख सकते हैं या थोड़ा बढ़ा सकते हैं। मेन गोल मार्केट को एजुकेट करना है। आपको बताना होगा कि आप क्या एक्स्ट्रा फीचर दे रहे हैं। ग्रोथ स्टेज की लेंथ प्रोडक्ट के नेचर पर डिपेंड करती है। ये जल्दी खत्म हो सकती है या लंबा समय ले सकती है। स्ट्रैटेजी की बात करें तो आपको ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करनी है। इंट्रोडक्शन में ब्रांड स्टार्ट किया था, यहां एस्टैब्लिश करना है। क्वालिटी पर कंट्रोल मेंटेन करना है ताकि कस्टमर सेटिस्फाई हों। प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी मैक्सिमाइज करनी है। हर जगह प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए ताकि आप कंपीट कर सकें। आपको प्राइस और डिमांड बैलेंस करना है। प्राइस हाई होगी तो डिमांड लो होगी, प्राइस लो होगी तो डिमांड हाई होगी। इंट्रोडक्शन स्टेज में जो कस्टमर्स एक्वायर किए थे उन्हें अब रिटेन करना है। प्रोडक्ट क्वालिटी मेंटेन करना, कस्टमर रिटेंशन, प्राइस एडजस्टमेंट और ब्रांड बिल्डिंग, ये मेन स्ट्रैटेजीज हैं। सप्लायर और कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेवलप करनी है। आप वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग कर सकते हैं। आप जो वैल्यू दे रहे हैं उस हिसाब से प्राइस रखें। कस्टमर का परसेप्शन क्या है आपके प्रोडक्ट के बारे में, उसका एडवांटेज उठाना है। तीसरा स्टेज है मैच्योरिटी स्टेज। यहां क्या होगा? सेल्स बढ़ेंगी लेकिन डिक्रीजिंग रेट पर, सेल्स स्लो रेट पर बढ़ेंगी। प्रॉफिट डिक्रीज होने लगेगा, यहां हाई कंपटीशन होगा। ये पीक स्टेज है और कंपटीशन का भी पीक लेवल यही है। इंडस्ट्री में ओवर कैपेसिटी हो जाएगी। सप्लायर्स कस्टमर्स के मुकाबले ज्यादा होंगे। कंपटीशन इंटेंस हो जाएगा। फ्यूचर सेल्स पॉपुलेशन ग्रोथ और रिप्लेसमेंट डिमांड पर डिपेंड करेगी। नए कस्टमर्स तभी आएंगे जब पॉपुलेशन बढ़ेगी। दूसरा है रिप्लेसमेंट डिमांड। जो लोग पहले खरीद चुके हैं उनका प्रोडक्ट खराब होगा या लाइफ खत्म होगी, तब वो रिप्लेसमेंट के लिए आएंगे। ये फ्यूचर सेल्स की मेन फैक्टर्स होंगे। कुछ लैगर्ड बायर्स अब मार्केट में एंटर करेंगे। जो लोग लेट अडॉप्ट करते हैं वो अब प्रोडक्ट ट्राई करेंगे। प्रॉफिट डिक्लाइन होने लगेगा। सेल्स स्लो इंक्रीज होगी लेकिन प्रॉफिट गिरेगा क्योंकि कंपटीशन फेस करने के लिए अग्रेसिव प्रमोशन करना पड़ेगा। कोई नया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं बचेगा, आपने सब यूज कर लिए हैं। कस्टमर्स सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स की तरफ मूव करने लगेंगे। अगर मार्केट मेंटेन करना है तो स्ट्रांग मार्केटिंग करनी होगी। R&D बजट हाई होगा क्योंकि नया प्रोडक्ट डेवलप करना है या एग्जिस्टिंग में नए फंक्शंस ऐड करने हैं। मेन फोकस मार्केटिंग और सेलिंग पर होगा। ये कैश काउ स्टेज जैसा है। फ्यूचर अनसर्टन है तो अभी जितना प्रॉफिट हो सके निकाल लो। आप प्राइस कम करके मार्केट शेयर गेन कर सकते हैं या फीचर्स इंप्रूव करके कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। लास्ट स्टेज है डिक्लाइन स्टेज। यहां डिमांड गायब होने लगेगी। डिमांड लो हो जाएगी। लोग नई टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करेंगे। सब लोग आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, वो नई टेक्नोलॉजी खरीदेंगे। चीपर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हो जाएंगे जो सेम काम करते हैं। ये लास्ट स्टेज है।
इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सेल्स 0 तक गिर सकती है या बहुत कम हो जाएगी। सेल्स गिरने के कई रीजंस हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज, कस्टमर टेस्ट चेंज, प्रेफरेंस चेंज। प्रॉफिट डिक्लाइन होगा और नेगेटिव भी हो सकता है। कंपेटिटर्स भी इंडस्ट्री छोड़कर नई टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करने लगेंगे। यहाँ स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? आप प्रोडक्ट के लिए नए यूजेस ढूंढ सकते हैं। क्योंकि कस्टमर्स नई टेक्नोलॉजी पर जा रहे हैं तो आप उसी प्रोडक्ट का कोई नया पर्पस ढूंढें, या फिर आप प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। आप भी नई टेक्नोलॉजी पर मूव कर सकते हैं और पुराने प्रोडक्ट को रिप्लेस करने के लिए नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। तो ये था लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के बारे में। हमने सारी लाइफ स्टेजेस देख ली हैं। यहाँ समरी फॉर्मेट में वही चीजें दी गई हैं। एक टेबल में सारी स्ट्रैटेजी समराइज की गई हैं जो हमने हर स्टेज पर देखी। उन्होंने मारुति 800 का प्रैक्टिकल इंसाइट दिया है, कैसे उस कार ने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के सारे स्टेजेस फेस किए। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग में वही बताया है कि ये बीसीजी मैट्रिक्स जैसा है, क्वेश्चन मार्क, स्टार, कैश काउ और डॉग, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। प्रोडक्ट की लाइफ हमेशा फाइनाइट होती है, यानी लिमिटेड। चाहे वो कुछ महीने हो या साल, वो किसी ना किसी पॉइंट पर खत्म जरूर होगी। इसके अलावा स्पीड भी वेरी करती है। कुछ प्रोडक्ट्स के लिए मैच्योरिटी स्टेज लंबे समय तक चलती है और कुछ प्रोडक्ट्स के लिए ये जल्दी आ जाती है। इसीलिए हर प्रोडक्ट की स्पीड अलग होती है। इनका कोर्स प्रिडिक्टेबल होता है, जैसे हमने ग्राफ में देखा था। पहले इंट्रोडक्शन, फिर ग्रोथ, फिर मैच्योरिटी और फाइनली डिक्लाइन। इस पैटर्न को प्रिडिक्ट करना आसान है। हर स्टेज पर एवरेज कॉस्ट और प्रॉफिट पर यूनिट वेरी करता है। चारों स्टेजेस में प्रॉफिट और कॉस्ट अलग अलग होंगे। हम हर स्टेज के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। एक स्टेज पर मार्केट अवेयरनेस लानी पड़ती है तो किसी और स्टेज पर अग्रेसिव प्रमोशन करना पड़ता है। डिक्लाइन स्टेज में हमें प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू भी करना पड़ सकता है। हर फेज के लिए फंक्शनल एम्फेसिस भी अलग होता है। एग्जाम्पल के लिए मैच्योरिटी स्टेज में हमें हाई R&D बजट्स की जरूरत होती है। हमें नए यूजेस ढूंढने पड़ते हैं या प्रोडक्ट एक्सटेंशन करना पड़ता है। डिक्लाइन स्टेज में हमें एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के नए यूसेज या नए यूजर्स ढूंढने पड़ते हैं। इससे प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है। बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहले हम प्रोडक्ट की करंट स्टेज जान सकते हैं और उस हिसाब से स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। हम पैटर्न प्रिडिक्ट कर सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं। रेवेन्यू का रियलिस्टिक असेसमेंट कर सकते हैं, जैसे मैच्योरिटी स्टेज में रेवेन्यू पीक पर होगा और इंट्रोडक्शन में लो होगा। डिक्लाइन स्टेज में रेवेन्यू मिनिमल होगा। ये हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग में मदद करता है। हम टोटल इंक्रीमेंटल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोडक्ट की पूरी लाइफ स्पैन के लिए। हम प्लान कर सकते हैं कि किस स्टेज पर कितनी मार्केटिंग कॉस्ट इनकर होगी। ग्रोथ स्टेज में ज्यादा मार्केटिंग करनी पड़ेगी तो कॉस्ट भी ज्यादा होगी। प्रोडक्ट की पूरी लाइफ टाइम प्रॉफिटेबिलिटी का लॉन्ग टर्म पिक्चर मिल जाता है। हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, स्पेशली मैच्योरिटी स्टेज में जब हम कॉस्ट रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। रिसर्च और डेवलपमेंट कॉस्ट को ट्रेस किया जा सकता है। इंट्रोडक्शन से पहले डिजाइन फेज में जो कॉस्ट इनकर हुई है उसे एनालाइज कर सकते हैं। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग में बताया गया है कि वैल्यू इंजीनियरिंग डिफरेंट स्टेजेस पर करनी चाहिए ताकि कॉस्ट लो रहे। प्रोडक्ट को क्विकली लॉन्च करना जरूरी है, वरना कंपेटिटर्स आ जाएंगे। लाइफ साइकिल मैक्सिमाइज करने के लिए ग्रोथ स्टेज को जितना हो सके लंबा खींचना चाहिए ताकि ज्यादा प्रॉफिट मिले। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को हम 3 तरह से यूज कर सकते हैं: प्लानिंग टूल, स्ट्रैटेजी डिसाइड करने के लिए; कंट्रोल टूल, प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करने के लिए; फोरकास्टिंग टूल, फ्यूचर सेल्स और रेवेन्यू प्रिडिक्ट करने के लिए। बस यही था प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का कॉन्सेप्ट। थियरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स एंड थ्रूपुट अकाउंटिंग। अब हम थियरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स के कॉन्सेप्ट पर आते हैं। अगर आपने प्रैक्टिकल वीडियो देखा है तो वहां मैंने एग्जाम्पल्स के साथ डिटेल में एक्सप्लेन किया था। यहां हम बुकिश डेफिनेशंस पर फोकस करेंगे जो वहां कवर नहीं हुई थी। 3 टर्म्स हैं: थ्रूपुट, इन्वेस्टमेंट और ऑपरेटिंग एक्सपेंस। थ्रूपुट का मतलब है सेल्स रेवेन्यू माइनस यूनिट लेवल वेरिएबल एक्सपेंस। यहां ये मान लिया जाता है कि सिर्फ मटेरियल कॉस्ट वेरिएबल है। लेबर कॉस्ट को ये लोग फिक्स्ड मानते हैं और वेरिएबल कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते। तो फॉर्मूला बनता है सेल्स रेवेन्यू माइनस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। इन्वेस्टमेंट का मतलब है फिक्स्ड एसेट्स, इक्विपमेंट, फर्नीचर एटसेट्रा। ये वो कॉस्ट्स हैं जो मटेरियल को थ्रूपुट में कन्वर्ट करने के लिए जरूरी हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डायरेक्ट लेबर और बाकी ऑपरेटिंग खर्चे आते हैं। प्रैक्टिकल सम्स के लिए मेरा प्रैक्टिकल वीडियो का कॉन्सेप्ट ही काफी है। ये डेफिनेशंस बस थियरी के लिए हैं। गोल्ड रैट्स का 5 स्टेप मेथड। परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए गोल्ड रैट का 5 स्टेप मेथड है। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द कंस्ट्रेंट। जैसे मैंने प्रैक्टिकल वीडियो में बताया था, 2 मशीन्स हैं। मशीन 1 1000 यूनिट्स बनाती है, मशीन 2 सिर्फ 500 यूनिट्स बनाती है। तो मशीन 2 यहां पर बॉटलनेक या कंस्ट्रेंट है। स्टेप 2, एक्सप्लॉइट द कंस्ट्रेंट। हमें बॉटलनेक मशीन को फुल कैपेसिटी पर यूज करना है। हमें पहली मशीन को पार्शियली यूज करना होगा और सिर्फ 500 यूनिट्स ही बनाने होंगे ताकि इन्वेंट्री जमा ना हो। स्टेप 3, सबऑर्डिनेट एंड सिंक्रोनाइज। बाकी सारे प्रोसेसेस को इस कंस्ट्रेंट के हिसाब से चलाना होगा। स्टेप 4, एलिवेट द परफॉर्मेंस। हमें बॉटलनेक मशीन की परफॉर्मेंस बढ़ानी होगी। स्टेप 5, रिपीट द प्रोसेस।
जब एक कंस्ट्रेंट सॉल्व हो जाए तो नए कंस्ट्रेंट को आइडेंटिफाई करके प्रोसेस रिपीट करें। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ थ्रूपुट अकाउंटिंग। एडवांटेजेस, सबसे बड़ा फायदा है इन्वेंट्री रिडक्शन। अगर हम थ्रूपुट अकाउंटिंग फॉलो करें तो हम सिर्फ उतना ही बनाएंगे जितना बॉटलनेक प्रोसेस कर सके। इससे वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री बचेगी, मशीन ज्यादा प्रोडक्टिव होंगी और लीड टाइम कम होगा। ये सिस्टम फ्लेक्सिबल है और बेटर कस्टमर सर्विस देता है। हम वही प्रोडक्ट मिक्स चूज करेंगे जो सबसे ज्यादा थ्रूपुट दे। डिसएडवांटेजेस, इसका फोकस शॉर्ट टर्म गोल्स पर ज्यादा होता है। मेन फोकस सेल्स और वॉल्यूम बढ़ाने पर होता है, क्वालिटी पर नहीं। स्पेसिफिक मशीन पर फोकस करने से कभी कभी ओवरऑल पिक्चर खो जाती है। ये एक पुश अप्रोच पर फोकस करता है, ना कि कस्टमर डिमांड वाले पुल सिस्टम पर। ये तभी सक्सेसफुल होगा जब पूरी सप्लाई चेन में सेम अप्रोच अप्लाई किया जाए। एक और ड्रॉबैक ये है कि ये लेबर एक्सपेंसेस को फिक्स्ड मानता है, जो रियलिटी में हमेशा सच नहीं होता। कंक्लूजन ये है कि थ्रूपुट अकाउंटिंग शॉर्ट टर्म के लिए सूटेबल है। ये एक टूल है, कोई पूरी फिलॉसफी नहीं जिसे हमेशा फॉलो किया जाए। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखते हैं, जो है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं तो हम सोसाइटी से सब कुछ लेते हैं। रॉ मटेरियल, लेबर, रिसोर्सेज, सब कुछ हम सोसाइटी से ले रहे हैं, तो हमें सोसाइटी को कुछ वापस भी देना चाहिए। हमें एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करना चाहिए। यही यहाँ मेन फोकस है। जब हम अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स क्रिएट करते हैं तो हमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स को भी इंक्लूड करना चाहिए। अगर आप एनवायरनमेंट को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो ऑर्गेनाइजेशन पर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। पोल्यूशन कंट्रोल लॉ के हिसाब से फाइन्स लग सकते हैं, कंपनी पर लॉ सूट्स फाइल किए जा सकते हैं, ब्रांड वैल्यू डिस्ट्रॉय हो सकती है। जब आप एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय करते हैं और ये बात लाइमलाइट में आती है तो लोग आपके ब्रांड को पसंद नहीं करते। जैसे 1989 में एक ऑयल स्पिल हुआ था, जिसे एक्जिन वेल्डेज ऑयल स्पिल कहते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। उन्होंने कहा कि हमें नेशंस के बीच कमिटमेंट डेवलप करना होगा ताकि फ्यूचर में ऐसे ऑयल स्पिल्स अवॉइड किए जा सकें। इसके बाद कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए गए, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो डिक्लेरेशन और क्योटो प्रोटोकॉल। ये डिक्लेरेशंस इसलिए बनाए गए ताकि फ्यूचर में एनवायरनमेंट को डैमेज होने से बचाया जा सके। एनवायरमेंटल डिस्क्लोजर्स अब फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का हिस्सा बन चुके हैं। हमें रिपोर्ट करना पड़ता है कि हम एनवायरनमेंट को कितना डैमेज कर रहे हैं और उसे कैसे कंपेंसेट कर रहे हैं। इसके लिए अलग अलग फ्रेमवर्क्स हैं और इस काम को करने के लिए हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक ब्रांच है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी ईएमए। अब ये ईएमए क्या है? ईएमए में हम एनवायरमेंटल कॉस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट और एनालाइज करते हैं। हमें देखना है कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड हम क्या कॉस्ट्स इनकर कर रहे हैं। हम जो भी डिसीजन लेते हैं उसका बिजनेस इंपैक्ट, फाइनेंशियल इंपैक्ट और एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या होगा, ये हमें देखना है। हमें एनवायरनमेंट कॉस्ट को कंट्रोल करना है। ईएमए में हम मॉनिटरी इन्फॉर्मेशन यानी फाइनेंशियल डेटा और फिजिकल इन्फॉर्मेशन दोनों यूज करते हैं। फिजिकल इन्फॉर्मेशन मतलब कितने लीटर्स कार्बन गैस एमिट हुई, कितना पानी रिवर में पल्यूट हुआ, ये सब कैलकुलेट करके हम मैनेजमेंट यूसेज के लिए कंबाइन करते हैं। इसके मेजर एरियाज ऑफ एप्लीकेशन है प्रोडक्ट प्राइसिंग, बजटिंग, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और कॉस्ट कैलकुलेशन। बड़ी कंपनीज और फैक्ट्रीज के पास टारगेट्स होते हैं कार्बन एमिशन रिड्यूस करने के लिए। गवर्नमेंट रेगुलेशंस के हिसाब से लिमिट सेट होती हैं कि रिवर में कितना पोल्यूटेंट रिलीज कर सकते हैं। कंटामिनेटेड वाटर रिलीज करने से पहले वाटर ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अब सवाल यह है कि ऑर्गेनाइजेशंस में ईएमए की इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ रही है? अगर आप हाईली टॉक्सिक एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे ऑयल रिफाइनरी, तो एनवायरनमेंट डैमेज अवॉइड करने के लिए बहुत खर्चा करना पड़ता है। आपको वाटर ट्रीटमेंट और एयर ट्रीटमेंट पर स्पेंड करना पड़ता है। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स की वजह से भी कंपनीज को एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए स्पेंड करना पड़ता है। लोग अब कंपनीज को एनवायरमेंटल डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। अब बात करते हैं एनवायरमेंटल कॉस्ट्स की क्लासिफिकेशन की। एनवायरमेंटल कॉस्ट्स वो कॉस्ट्स हैं जो नेचुरल एसेट्स की डिटीरियोरेशन यानी खराबी से जुड़ी हैं। सबसे पहले देखते हैं जेनेरिक क्लासिफिकेशन। इसमें हम कॉस्ट्स को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, इंटरनल कॉस्ट और एक्सटर्नल कॉस्ट। इंटरनल कॉस्ट का मतलब है वो खर्चा जो कंपनी पे करती है। एग्जाम्पल के लिए वेस्ट डिस्पोजल कॉस्ट या रेगुलेटरी कॉस्ट। ये कॉस्ट्स कंपनी की पॉकेट से जाती हैं और इनकम स्टेटमेंट पर इंपैक्ट डालती हैं। लेकिन एक्सटर्नल कॉस्ट्स वो हैं जो सोसाइटी बेयर करती है, कंपनी इन्हें पे नहीं करती। एग्जाम्पल के लिए जब कंपनी पानी यूज करती है तो वो हर लीटर का पैसा नहीं देती, लेकिन पानी सोसाइटी का है। फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं कार्बन एमिशन करता है और क्लाइमेट चेंज लाता है। इससे लोगों की हेल्थ खराब होती है, हेल्थ केयर कॉस्ट, सॉइल इरोजन और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। ये सब एक्सटर्नल कॉस्ट्स हैं जो सोसाइटी चुकाती है। इंटरनल और एक्सटर्नल कॉस्ट में एक रिलेशन है। अगर कंपनी वेस्ट डिस्पोजल यानी इंटरनल कॉस्ट पर खर्चा करेगी तो एक्सटर्नल कॉस्ट यानी सोसाइटी का नुकसान बच जाएगा। लेकिन अगर कंपनी खर्चा नहीं करेगी तो सोसाइटी को भुगतना पड़ेगा। इन दोनों में इनवर्स रिलेशन है। दूसरा क्लासिफिकेशन यूएस ईपीए का है। उन्होंने कॉस्ट्स को 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है। कन्वेंशनल कॉस्ट्स जैसे रॉ मटेरियल और इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम इनका यूसेज कम करें तो एनवायरनमेंट को हेल्प मिलती है। पोटेंशियली हिडन कॉस्ट्स
ये जनरल ओवरहेड्स या R&D में छुपे होते हैं। ये एनवायरनमेंट के लिए इनकर होते हैं, लेकिन अलग से दिखाई नहीं जाते। कंटिंजेंट कॉस्ट्स, ये फ्यूचर में इनकर हो सकते हैं, जैसे फ्यूचर फाइन्स या लीगल एक्सपेंसेस। रिलेशनशिप एंड कॉर्पोरेट इमेज कॉस्ट्स, अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करते तो मार्केट में रेपुटेशन खराब होती है और सेल्स कम हो जाती हैं। इसका एग्जाम्पल है ब्रिटिश पेट्रोलियम BP का डीप वाटर होराइजन रिग ब्लास्ट। वहां 11 लोगों की डेथ हुई थी और ये वर्स्ट ऑयल स्पिल था। इससे कंपनी की रेपुटेशन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। तीसरा क्लासिफिकेशन दिया है हैंसन और मेंडोजा ने, जो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी से रिलेटेड है। इसमें भी 4 टाइप्स हैं। एनवायरमेंटल प्रिवेंशन कॉस्ट, यानी डैमेज रोकने का खर्चा, एग्जाम्पल पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगाना। अप्रेजल कॉस्ट, चेक करना कि हम रूल्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं, एग्जाम्पल इंस्पेक्शन और टेस्टिंग। इंटरनल फेलियर कॉस्ट, यानी वेस्ट क्रिएट हो गया है लेकिन एनवायरनमेंट में रिलीज करने से पहले उसे ट्रीट करना, एग्जाम्पल रिसाइकलिंग स्क्रैप। एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, यानी वेस्ट एनवायरनमेंट में रिलीज होने के बाद जो खर्चा होता है, एग्जाम्पल कंटामिनेटेड सॉइल को साफ करना, लैंड रिस्टोर करना। चौथा क्लासिफिकेशन यूनाइटेड नेशंस ने दिया है। उन्होंने 2 कॉस्ट्स बताई हैं, एक एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने की कॉस्ट, दूसरी वेस्टेड मटेरियल और इनएफिशिएंसी की कॉस्ट। अब देखते हैं एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेथडोलॉजी। कॉस्ट को मैनेज कैसे करें? 3 स्टेजेस हैं, आइडेंटिफाई करना, एलोकेट करना और कंट्रोल करना। सबसे पहले कॉस्ट आइडेंटिफाई करें। अक्सर एनवायरमेंटल कॉस्ट्स जनरल ओवरहेड्स में छुपी होती हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद उसे कॉस्ट सेंटर्स और कॉस्ट यूनिट्स पर एलोकेट करें। एलोकेशन के लिए 4 मेथड्स हैं। इनपुट आउटपुट एनालिसिस, आप मशीन में क्या इनपुट डाल रहे हैं और क्या आउटपुट निकल रहा है, कितना फिनिश्ड गुड्स बना और कितना स्क्रैप यानी वेस्ट निकला। ये एनालाइज करना है कि वेस्टेज एलिमिनेट कर सकते हैं और लॉन्ग रन में कॉस्ट बचा सकते हैं। फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग, यहां हम मटेरियल फ्लो के साथ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी देखते हैं। मटेरियल कहां लीक हो रहा है। मटेरियल फ्लो को 3 कैटेगरीज में देखते हैं, सिस्टम, डिलीवरी और डिस्पोजल। इससे हम वेस्टेज एलिमिनेट कर सकते हैं और लॉन्ग रन में कॉस्ट बचा सकते हैं। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, जैसा हमने पहले देखा, प्रोडक्ट की पूरी लाइफ का एनवायरमेंटल कॉस्ट कंसिडर करते हैं, चाहे वो कंपनी पे करे या सोसाइटी। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, यहां हम कॉस्ट को 2 हिस्सों में बांटते हैं। एनवायरमेंट रिलेटेड कॉस्ट, जो डायरेक्टली किसी मशीन से जुड़ी हो, जैसे वेस्ट फिल्ट्रेशन प्लांट की कॉस्ट। एनवायरमेंट ड्रिवन कॉस्ट, जो जनरल ओवरहेड्स में छुपी होती है, जैसे इंक्रीज्ड लेबर कॉस्ट या डेप्रिसिएशन फॉर ट्रीटिंग वेस्ट। इन्हें हम अलग करके प्रोडक्ट्स पर एलोकेट करते हैं। तो ये था एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पूरा थियरी पार्ट। हमने इलिस्ट्रेशन नंबर 6 प्रैक्टिकल सम्स वाले वीडियो में ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब हम देखते हैं कंट्रोलिंग एनवायरमेंटल कॉस्ट्स। एनवायरमेंटल कॉस्ट्स को कंट्रोल कैसे करें? आप एनवायरमेंटल कॉस्ट्स को 2 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। या तो आप इसे इंडिविजुअल एलिमेंट्स में बांट सकते हैं, जैसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की कॉस्ट या हार्मफुल गैसेस ट्रीट करने की कॉस्ट, या फिर आप इसे जनरल कॉस्ट मान सकते हैं, जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में मटेरियल वेस्ट रोकने के लिए इनकर होती है। इस तरह कैटेगराइज करके आप कॉस्ट का रीजन ढूंढ सकते हैं और फिर आपको टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट यानी TQM अप्रोच अप्लाई करना होगा। आपको क्वालिटी मेंटेन करनी है और लाइफ साइकिल कॉस्ट रिड्यूस करनी है। आपको टोटल एनवायरमेंटल कॉस्ट कम करनी है। जब आप एनवायरमेंटल कॉस्ट्स में TQM अप्लाई करते हैं तो एंड गोल होता है 0 कंप्लेंट्स। कस्टमर से 0 कंप्लेंट्स आनी चाहिए कि हम एनवायरमेंट डैमेज कर रहे हैं। 0 स्पिल्स, जैसे ऑयल स्पिल्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। 0 पोल्यूशन, हमें एनवायरमेंट में कोई पोल्यूशन रिलीज नहीं करना है। 0 वेस्ट और 0 एक्सीडेंट्स होने चाहिए। एनवायरमेंटल कॉस्टिंग में TQM अप्लाई करते वक्त यही मेन गोल्स होते हैं। अब बात करते हैं वेस्ट की। वेस्ट क्या है? इसका मतलब है प्रोडक्शन में हम कितना मटेरियल वेस्ट कर रहे हैं। हम इनपुट मटेरियल और आउटपुट फिनिश्ड गुड्स को कंपेयर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 100 kg मटेरियल यूज कर रहे हैं लेकिन सिर्फ 90 kg फिनिश्ड गुड्स बन रहा है। आइडियली प्रोडक्शन प्रोसेस में 1 kg रॉ मटेरियल से 1 kg फिनिश्ड गुड बनना चाहिए था, तो यहाँ हम 10 kg मटेरियल वेस्ट कर रहे हैं। ये किसी तरह स्क्रैप बन गया और हम इसे वेस्ट कर रहे हैं। ये स्क्रैप या तो लैंडफिल में जाएगा या हम इसे जला देंगे या बर्न कर देंगे। अगर ये लैंडफिल में जाएगा तो एनवायरनमेंट को डैमेज करेगा। इसे हम वेस्ट ऑफ मटेरियल कहते हैं। अगली चीज है वाटर यानी पानी। पानी के लिए हम 2 बार खर्चा करते हैं। पहले हम पानी खरीदते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करने के लिए। यूसेज के बाद ये कंटामिनेट हो जाता है और फिर हमें इसे डिस्पोज करना पड़ता है। डिस्पोज करने के लिए भी कॉस्ट लगती है। तो वाटर के केस में कॉस्ट डबल होती है, पहले बाय करने की फिर डिस्पोज करने की। अब एनर्जी की बात करें। एनर्जी कॉस्ट्स को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया जा सकता है। आप सोलर एनर्जी जैसी रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इससे कॉस्ट सेविंग्स की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। आप इलेक्ट्रिसिटी की इनएफिशिएंसी और वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट और ट्रैवल, आप ट्रैवल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आप उन सप्लायर से मटेरियल परचेज कर सकते हैं जो आपकी फैक्ट्री के पास हैं। इससे ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस कम होगा और फ्यूल कॉस्ट बचेगी।
कंज्यूमेबल्स और रॉ मटेरियल्स, आप प्रोडक्शन प्रोसेस ऑप्टिमाइज करके रॉ मटेरियल यूसेज कंट्रोल कर सकते हैं। ओवरहेड कॉस्ट, ये कॉस्ट प्रोडक्ट्स पर एलोकेट होती है, इसलिए इससे प्रोडक्ट की प्राइसिंग पर असर पड़ता है। आपको प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी रीइवैल्यूएट करनी पड़ सकती है। अगर किसी प्रोडक्ट का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है तो उसे फेज आउट यानी डिसकंटिन्यू करना पड़ सकता है। आपको प्रोसेस रीडिज़ाइनिंग करनी पड़ सकती है ताकि एनवायरमेंट पर बड़ा इम्पैक्ट ना हो। आपको एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग भी करनी होगी। अब देखते हैं ईएमए के प्रोज और कॉन्स। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज करने का एडवांटेज ये है कि आप स्टैंडर्ड्स शो कर सकते हैं। जब आप कस्टमर को बताएंगे कि आप एनवायरमेंट के लिए हाई स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं तो वो आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए ज्यादा इंक्लाइंड होगा। वो प्रीमियम प्राइस भी पे करने को तैयार होगा क्योंकि उसे लगेगा कि आपका प्रोडक्ट खरीद कर वो एनवायरमेंट को डैमेज नहीं कर रहा। कॉस्ट रिडक्शन, जब आप एनवायरमेंटल कॉस्ट्स कैलकुलेट करते हैं तो आपको रीजंस पता चलते हैं और आप कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। एक कॉर्पोरेट सिटीजन के तौर पर ऑर्गेनाइजेशन की इमेज इंप्रूव होती है। अब डिसएडवांटेज क्या है? आपको एनवायरमेंट के लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लाई करना पड़ता है। ये टॉप मैनेजमेंट पर एक एडिशनल बर्डन है। वो पहले ही बहुत सारी प्रोडक्शन एनालिसिस कर रहे हैं, ये उनके लिए एक्स्ट्रा काम है। कॉस्ट ऑफ फेलियर, अगर आप रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते तो इंटरनल और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट्स लग सकती हैं, जैसे क्लीनअप कॉस्ट देनी पड़ सकती है या ऑर्गेनाइजेशन पर हैवी फाइन्स लगाए जा सकते हैं। कंक्लूजन, आपको ईएमए के हिसाब से एनवायरमेंटल कॉस्ट्स आइडेंटिफाई और एलोकेट करनी चाहिए। अगर आप ये फॉलो नहीं करते और पुअर एनवायरमेंटल बिहेवियर रखते हैं तो बिजनेस रेपुटेशन और फाइनेंशियल्स पर एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा। फर्म पर पेनल्टीज लगाई जा सकती हैं। तो बस इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ खत्म होते हैं। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पूछा गया है कि कौन सी टेक्निक टारगेट कॉस्टिंग से रेलेवेंट नहीं है। हमने देखा था कि टारगेट कॉस्टिंग में वैल्यू इंजीनियरिंग, वैल्यू एनालिसिस और फंक्शनल एनालिसिस यूज होता है, लेकिन वेरिएंस एनालिसिस टारगेट कॉस्टिंग से रिलेटेड नहीं है। वेरिएंस एनालिसिस कॉस्ट कंट्रोल मेथड के अंडर आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, तो यही इसका सही आंसर है। टेस्ट योर नॉलेज के बाकी केस स्टडीज मैंने प्रैक्टिकल सम्स वाले मैराथन वीडियो में सॉल्व किए हैं, आप वहां चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 थ्योरी पार्ट से रिलेटेड है जो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग पर है। इस क्वेश्चन में 3 सिचुएशंस दी गई हैं। पहली सिचुएशन, एक कंपनी प्रोडक्शन में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज कर रही थी। गवर्नमेंट का लेजिस्लेशन आने से पहले ही उन्होंने एक सीएफसी का एडवर्स इंपैक्ट समझ लिया और यूज करना बंद कर दिया। दूसरी सिचुएशन, एक एनर्जी ड्रिंक मैन्युफैक्चरर है। उन्हें मिनिस्ट्री को ईयरली रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है कि उन्होंने कितना पैकेजिंग वेस्ट जनरेट किया, टारगेट फुलफिल किया या नहीं, कितना रिसाइकिल किया, वगैरह वगैरह। तीसरी सिचुएशन, एक कंपनी ने गो रिन्यूएबल इनिशिएटिव के थ्रू एनर्जी कंजम्पशन में 25% रिडक्शन अचीव किया। इस वजह से उन्होंने 30 लाख रुपीस की सेविंग्स की है। अब सवाल यह है कि पहली कंपनी ने लेजिस्लेशन आने से पहले ही सीएफसी यूज करना क्यों बंद कर दिया? क्योंकि इससे उन्हें कंपटीटर्स पर एडवांटेज मिलेगा। कंपनी इस चीज को एडवर्टाइजमेंट में यूज करके मार्केट में अच्छी रेपुटेशन बना सकती है। जब लॉ एक्चुअली फोर्स में आएगा तब नॉन सीएफसी प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाएगी और तब प्रोडक्शन मशीनरी के प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे क्योंकि डिमांड बढ़ेगी। लेकिन क्योंकि आपने पहले ही प्रोसेस मॉडिफाई कर लिया था, आप लेजिस्लेशन के लिए पहले से तैयार हैं, ये एक एडवांटेज है। दूसरा सवाल है सेकंड कंपनी के रिस्क एक्सपोजर के बारे में। यहाँ उन्हें रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट है, उन्हें मिनिस्ट्री को पीरियोडिकली रिटर्न सबमिट करने पड़ते हैं, वरना फाइन्स और पेनल्टीज लग सकती हैं। गवर्नमेंट उनकी फंक्शनिंग भी रोक सकती है, तो ये एनवायरमेंटल रिस्क है। तीसरा सवाल है कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करने से कॉस्ट रिड्यूस करने की अपॉर्चुनिटी कैसे मिलती है। जब आप एनवायरमेंट के लिए काम करते हैं तो आप रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज ढूंढ सकते हैं जिससे कॉस्ट सेविंग्स होती हैं, जैसा एग्जाम्पल में दिखाया गया है। या फिर आप प्रोडक्शन का कोई नया मेथड ढूंढ सकते हैं जिसमें फ्यूल यूज ना हो। आप उस नए मेथड का पेटेंट क्रिएट कर सकते हैं। आप दूसरी कंपनीज को वो मेथड यूज करने के लिए दे सकते हैं और रॉयल्टी इनकम अर्न कर सकते हैं। इस तरह आप एडिशनल इनकम भी कमा सकते हैं। आप स्टडी मटेरियल में इसका सजेस्टेड आंसर एक बार जरूर पढ़ लें। तो बस हमने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। सारे थ्योरी कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। अब आप नेक्स्ट चैप्टर पर जाने के लिए तैयार हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। प्लीज कंसिडर शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। आप में से 90% लोग वीडियोस देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू।